नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सुप्रीत सचदेव। फरीदाबाद मेट्रो में स्वागत है आपका। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। और बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के 1143 बच्चों की हुई वापसी। तो यूक्रेन से जो कई बच्चे वापस आए हैं, 1143 बच्चे वापस आए हैं और इनकी वापसी हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई बच्चे जो अभी भी फंसे हुए थे यूक्रेन में, लगातार जो सरकार कोशिश कर रही है उन्हें वापस लाने की, और ऐसे में एक के बाद एक एयरलिफ्ट उन्हें किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से कई फ्लाइट्स वापस आ चुकी हैं और अब ये खबर आ रही है कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के 1143 बच्चों को वापस लाया गया है। तो लगातार जिन बच्चों, वो बच्चे जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनके परिजन प्रशासन से संपर्क में हैं और वापस उन्हें लाने की यहां पर बात चल रही है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, और ये खबर आ रही है कि हरियाणा के 1143 बच्चे की वापसी हो गई है। द्वारा 1800 छात्रों में से अब 1143 स्टूडेंट्स की वापसी हुई है। बच्चों की अधिकारियों से मुलाकात हुई। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए थे, 1143 बच्चों की वापसी हुई है। हरियाणा के 1143 बच्चे वापस लौटे हैं स्वदेश। जिस तरह से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, मिशन गंगा के तहत बच्चों को वापस लाने की कोशिश सरकार कर रही है, और ऐसे में आज जो बच्चे वापस आए हैं उनका अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 1800 छात्रों में से 1143 बच्चे स्वदेश लौट आए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो वहीं पर हैं, जिन्हें हो सकता है अगली फ्लाइट पे वो वापस आए। लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिश है बच्चों को वापस लाने की। जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध के हालात बने हुए हैं और ऐसे में हर दिन फ्लाइट जा रही है भारत की तरफ से। और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक का। देवेंद्र, ये बताया जा रहा है कि 1800 में से 1143 बच्चे वापस आ गए हैं। कुछ और बच्चे वहां अभी हैं, उनकी वापसी कब होगी? तौर से देखिए, जिस तरह से हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को जल्द से जल्द वतन वापसी करा ली जाए, और इसी के सिलसिले में जिस तरह से मिशन गंगा अभियान छेड़ा हुआ है और ऐसे में बच्चों को वहां से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। चाहे यूक्रेन की राजधानी कीव की बात करें, चाहे बाकी शहर की लवीव की बात करें, तमाम पोलैंड या रोमानिया के बॉर्डर से उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। अगर खासतौर से हरियाणा की बात करें तो इंडिया न्यूज के पास में ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है, जिसमें साफ तौर से जो बच्चों की संख्या है जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो 1800 करीब बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो केवल हरियाणा के हैं, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से हरियाणा सरकार को लिस्ट दी गई है। लेकिन इस लिस्ट के साथ साथ में अगर बात करें तो अब तक आधे से ज्यादा बच्चों को हरियाणा में उनकी वापसी हो चुकी है। उनकी संख्या की बात करें तो 1143 बच्चे ऐसे हैं जो अब वापस आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो साफ तौर से बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी जल्द लाने की बात जरूर की जा रही है, और इसीलिए लगातार सरकार, चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं। तमाम मुख्यमंत्री खुद इस अभियान को देख रहे हैं, और न केवल अभियान को देख रहे हैं बल्कि फरीदाबाद में बाकायदा एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जहां छात्रों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। अगर छात्रों के परिजनों के संपर्क की भी बात करें तो 1800 में से 1766 ऐसे परिवार हैं छात्रों के, जहां तक प्रशासन पहुंच चुका है, चाहे ईमेल के जरिए चाहे टेलीफोनिक उनसे बात कर चुका है। और अगर फिजिकल भी बात करें तो 1474 परिवारों तक प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। तमाम जिलों की बात करें, अगर फरीदाबाद की भी बात करें तो देखिए फरीदाबाद में 118 बच्चों में से 61 बच्चों की अब तक वापसी हो चुकी है। अगर वापसी की देखिए, छात्र जिस तरह से लौट रहे हैं तो ऐसे में उनके जो परिजन 10 दिन से जिस तरह से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, तो यहाँ परिजन बेहद चिंतित थे, और कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों की चिंता में खाना तक नहीं खाया था। और अब ऐसे में जब उनके बच्चे वापस पहुंचते हैं, अपने परिजनों से मिलते हैं, तो न केवल उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है बल्कि परिजन अपने बच्चों को देखकर भावुक भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो ऐसी भावुकता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर से
जो यूक्रेन से बच्चे लौटे हैं उनकी तरफ से भी साफ कहा जा रहा है कि जो वहां से वापसी उनकी हो रही है तो ऐसी बसों में वो बैठकर आ रहे हैं जहां तिरंगे के साथ वो वापसी हो रही है। तो ऐसे में यूक्रेन के चाहे रूस के जितने भी सेना है वो उनकी तरफ से उनको आगे भेजा जा रहा है, एक्सेस दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो अभी अगर नरावली का एक बच्चा पहुंचा है, सौरभ भाटी, उसकी तरफ से बयान सामने आया है कि तुर्की और पाकिस्तान के बच्चे भी उनके साथ पहुंचे हैं, वो भी अपने हाथ में इंडियन फ्लैग लेकर वहां से निकले हैं। तो समझ सकते हैं कि जो इंडिया की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और वो सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बच्चे वापस आ गए हैं, जाहिर तौर पर बेहद ही खुशी की यहाँ पर बात है, बच्चों के लिए भी और उनके परिजनों के लिए भी। तो रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। वहीं फरीदाबाद का एक और छात्र यूक्रेन से अपने वतन घर पहुंचा है वापस, और जहां छात्र का घर पहुंचने पर गांव के लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर छात्र ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के तिरंगे की ताकत के आगे यूक्रेन और रूस की सेना ने उनको आदर सम्मान के साथ यूक्रेन की सीमा तक जाने दिया और वे सही सलामत वापस आ चुके हैं। इतना ही नहीं, अन्य देशों के छात्र भी तिरंगे की आड़ में अपने वतन वापस आ रहे हैं ताकि उनके साथ रूस या यूक्रेन की सेना कोई गलत व्यवहार ना करे। हो गया जी, खाना नहीं खाया मैंने। अच्छा, आपने खाना नहीं खाया? क्योंकि 24 घंटे टेंशन रहती थी वहाँ पे। कुछ हो ना जाए बच्चे को। टेंशन तो नहीं हो, क्यों अब देख रहे हैं हम, ये बंकर में सो रहे थे नीचे, 2 दिन बंकर में काटे ना। तो आपसे बात नहीं हो रही थी इनकी इस बीच? हो जाती थी बीच बीच। अच्छा, तो डर लगा रहता था कि कुछ हो ना जाए। भाई आना है यहाँ, कैसे आए, नज़दीक तो था नहीं हमारे। तो भरोसा नहीं था सरकार पर? सरकार पर भरोसा था, पूर्ण भरोसा था हमें कि लाएगी सरकार। परंतु जब तक ये था ना खतरा की वजह से कि भाई कोई बम गिर जाए, कोई ये थोड़ी पूछेगा बम कि भाई यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, कौन है यहाँ पे, कोई भी बम कभी गिर सकता बच्चे के ऊपर। क्योंकि वो कर्नाटक का लड़का था, नवीन येदुरप्पा, वो बेचारा वो इंडियन था, उसको बम लगा, उसको एक्सपायर हो गया। वो एक्सपायर हो गया। सर मैंने 1 मार्च को यूक्रेन से लीव हुआ था और मैं रोमानिया बॉर्डर 2 मार्च को पहुंच गया था। फिर 2 और 3 में वहाँ पे रुका। 4 को मेरी फ़्लाइट फिर रोमानिया से थी, मैं 4 की फ़्लाइट लेकर मॉर्निंग में यहाँ दिल्ली आया हूँ। खाने पीने की इस बीच कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई थी हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हमने अपनी बस का अरेंजमेंट किया। बस के अरेंजमेंट के बाद जैसे गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि हमें अपना तिरंगा लगाना है, तो हमने अपना तिरंगा लगाया बस पे। और हमें कोई मतलब कितने छात्र थे बस के अंदर? बस के अराउंड डबल डेकर थी तो उसमें अराउंड 125 थे सारे इंडियन। जी। तिरंगे के बेस पे हम वहाँ से इतने मतलब युद्ध से बाहर निकल रहे हैं, तो ये सब मोदी जी के द्वारा ही किया गया है सब कुछ। क्या और एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध और गोलीबारी जारी है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के अथक प्रयासों से भारतीय छात्र यूक्रेन की सीमा से लगते मुल्कों से लौट रहे हैं। यूक्रेन से लौटे बल्लभगढ़ के छात्र आदित्य गौड़ ने कहा कि भारतीय तिरंगे और भारतीय पासपोर्ट की ताकत का अंदाजा उसे तब मालूम हुआ जब वो हंगरी के लिए 1500 किलोमीटर का सफर ट्रेन और बस से करके हंगरी बॉर्डर पर पहुंचा। छात्र ने बताया कि जब वो हंगरी के लिए ट्रेन के सफर के बाद बस से निकला तो लगभग 25 से 30 जगह पर आर्मी ने उन्हें घेरते हुए रोका और भारत के झंडे और पासपोर्ट को देखने के बाद उन्हें आगे जाने दिया गया। सर ये बहुत बड़ा फक्र की बात है मेरे पास। मैं इंडियन हूँ, इसी बात का बहुत बड़ा फक्र है सर, क्योंकि इंडियन फ्लैग, इंडियन पासपोर्ट की ताकत सर मैं आज जाना हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। सब मोदी जी की सब मेहरबानी, उसी के बातें हम लिख रहे हैं बच्चे। मुझे अपने देश पर, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर और प्रदेश में मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पर बहुत भरोसा है। और भरोसे के कारण हम लोग, पूरा देश आज सेफ है, सुरक्षित है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। हमें भरोसा था कि हमारे किसी बच्चे को आंच भी नहीं आएगी। और जो बच्चे हमारे बचे हुए हैं, जो आ रहे हैं अभी, आज करीब 2000 बच्चे और पहुंचने वाले हैं।
हरियाणा सरकार का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 8 मार्च को बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। आने वाले बजट से व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं, देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम नितिन सिंगला है, बल्लभगढ़ का व्यापारी हूँ। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी बजट बनाए वो आम नागरिक के लिए फ़ायदेमंद हो, सुविधाजनक हो और कुछ महंगाई पे लगाम लगे। महंगाई बहुत हो चुकी है खाद्य पदार्थों पर, उसी का बिजनेस करते हैं हम लोग और इस महंगाई के चलते काम पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ग्राहक जो सुनता है रेट पहले 130-40 रुपये 50 रुपये तक की थैली हो गई थी रिफाइंड की, वो 160-70 रुपये की हो गई है। तो जो बजट है उसमें इन रेटों पे लगाम लगे और आम नागरिक को जो सुविधा हो वो सरकार दे। हमारी सरकार से यही मांग है। 8 मार्च को जो सरकार का बजट आ रहा है उससे व्यापारी वर्ग बहुत अच्छी उम्मीदें लगाए बैठा है। व्यापारी वर्ग की जो उम्मीद है सरकार से कि वो अपना व्यापारियों के लिए जो कोरोना महामारी में लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है, उससे निजात दिलाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। और दूसरा जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से खाद्य सामग्री पर जो बहुत तेज़ी है, बहुत महंगाई है, उससे जनता और ग्राहक जनता और व्यापारी सब परेशान है। जैसा कि अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक बजट दिया था, अगले 25 वर्षों को विजन रखा था, तो अपना स्टेट गवर्नमेंट से हमारी ये उम्मीदें हैं कि वो कुछ ऐसा बजट दे जो व्यापारियों को कोई बूस्टअप मिले, जो व्यापारी आर्थिक रूप से परेशान है उसको उसमें कुछ सहयोग मिले, जो अपने लोन हैं वो सरकारी दरों पे जो मिलते हैं वो सुगमता से मिले। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में अब मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाने के लिए इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, लेकिन इसको लेकर अस्पताल में ही अब प्लेटलेट सेपरेटर मशीन उपलब्ध हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि ये मशीन एस्कॉट कंपनी की तरफ से CSR के तहत सरकारी अस्पताल को डोनेट की गई है, जिससे मरीजों का काफी भला होगा, क्योंकि पहले प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए मरीजों को इधर उधर जाना पड़ता था, लेकिन इस मशीन के आने के बाद अब मरीज के लिए प्लेटलेट्स साथ के साथ यहीं पर उपलब्ध रहेगा। पैरालिसिस मशीन है जिसके द्वारा हम होल ब्लड से प्लेटलेट को अलग कर सकते हैं और सिंगल डोनर प्लाज्मा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके द्वारा जो डेंगू के पेशेंट हमारे पास इस समय काफ़ी आए थे, उनके अंदर हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन हमारे पास इस मशीन की उपलब्धता नहीं थी। लेकिन हमारे फरीदाबाद में कई सेंटरों के अंदर ये उपलब्ध थी, जिससे हमने प्लाज्मा लेके मरीजों को चढ़ाया। अब ये मशीन हमारे BK अस्पताल में उपलब्ध हो गई है। इसके द्वारा अब हम कोई भी प्लेटलेट कम होने वाला मरीज़ या डेंगू का मरीज आएगा तो उसमें इस मशीन के द्वारा हम प्लेटलेट सेपरेट कर उन मरीजों को लगा सकें। हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए कई अहम कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से हर एक जिले में महिला थानों के साथ साथ हर थाने में एक महिला डेस्क बनाया है, ताकि महिला को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए महिला हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने एक और पहल करते हुए डायल 112 की सेवा की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं से महिला हेल्पलाइन नंबर और डायल 112 के बारे में जानकारी ली। 121 नंबर हमारी इमरजेंसी कॉलिंग के लिए होता है। अगर हम अकेले घर में अगर हम किसी की मदद नहीं ले पा रहे तो हम उनसे मदद ले सकते हैं। घर में आग लग जाए तो उन पे संपर्क कर सकते हैं। 1091 लेडीज सुरक्षा के लिए होता है, जैसे कि हम कहीं दूर जा रहे हैं, अगर हम भटक जाएं तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। 112 होती है, ये किसी भी इमरजेंसी के लिए होती है, जैसे कि हम हमें किसी की कोई आग वाग लगी है उसके लिए हमें चाहिए। पर तो जो 1091 होती है ये महिलाओं के लिए होती है। जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे साथ कोई छेड़छाड़ी करता है या हमें इमरजेंसी किसी को बुलाना है तो ये उसके लिए होती है। सर ये महिला हेल्पलाइन का वो है, इसमें हम अगर किसी भी सिचुएशन में है तो हम इस पर कॉल कर सकते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे और हमें इससे सहायता मिलेगी। पृथला के हरफली गांव में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तालाब में नहाते वक्त हादसा हुआ। दोनों बच्चे दुर्गा कॉलोनी के रहने वाले थे और मृतक के पिता की माने तो दोनों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे और शनिवार को दोनों मंदिर के पास बनी जोहड़ में नहाने के लिए चले गए। उसी दौरान उनकी डूबने से मौत हो गई। बाद में उनको निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिया है। तो देखा जा सकता है किस तरह से डूबने से यहाँ पर 2 बच्चों की मौत हुई है और ये बच्चे आज की खबर है किस तरह से 11 और 10 साल के बताए जा रही हैं। इनकी उम्र काफ़ी गहरे ये दोस्त थे और फिलहाल ये नहाने गए थे और उसके बाद ये पानी में डूब गए। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। मैं बोला कि बेटा कहीं मत जाइए, नहा धो के तैयार करके घर में था। अब पता नहीं हमने ड्यूटी जॉब पे जाने लगे तो पता नहीं कैसे न कैसे उधर चला गया। बनी है एक, बनी में घूमने चला गया पूजा के नाम पे। अब पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं पता, भगवान जाने। कॉलोनी के बंदे बताया करके, एक बच्चे था साथ में, उसने बताया जो ऐसे बात हो गया। उसी का छोटा भाई था, भागे भागे आया, बताया जो ऐसे कांड हो गया। फिर कॉलोनी के लोग दौड़ के गए तो सब बताया जैसे ऐसे बात हुआ है। तब फिर सारे कॉलोनी जुट गया, फिर मैं भी गया, सब गया, डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर बोल दिया जो मृत्यु घोषित कर दिया। मैं कल ही बच्चे नहाने गए थे बाबा बने वाला बाबा करीमा धाम, वहाँ तालाब था। वहाँ बच्चे नहाते नहाते वो मतलब गहरे पानी में चले गए। उसके फिर उसको सर्वोदय में ले गई, सर्वोदय डॉक्टर गए दोनों बच्चों को। तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एक का नाम यश है, एक का नाम है प्रिंस है। तो बिहार के रहने वाले हैं, इसके माँ बाप यहीं रहते हैं। और इसी के साथ खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।